चंद्रमुखी देखने में बहुत कुरूप थी। उसकी बदसूरती के कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन चंद्रमुखी को मिला जादू का लहंगा और फिर देखते ही देखते चंद्रमुखी के दिन पलट गए। शादीपुर गांव में चंद्रमुखी अपने पिता माधव के साथ रहती थी। चंद्रमुखी बस नाम की चंद्रमुखी थी। देखने में तो वो अपने नाम के विपरीत यानी बहुत ही कुरूप थी। उसके पिता ने बचपन में ही उसकी शादी अपने दोस्त गोविंद के बेटे अरुण से करा दी थी। चंद्रमुखी अब बड़ी हो गई थी और उसके पिता काफी बीमार रहने लगे थे। चंद्रमुखी की मां तो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। चंद्रमुखी बचपन से ही घर के सारे कामकाज करने लगी थी, जिसके कारण वो घर के सभी काम में निपुण थी। इतना ही नहीं, चंद्रमुखी बहुत अच्छी सिलाई भी करना जानती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन चंद्रमुखी के पिता माधव ने अपने दोस्त गोविंद को बुलाकर कहा, गोविंद, चंद्रमुखी अब 19 साल की हो गई है। मैं तो अब काफी बीमार रहता हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान का बुलावा आ जाए। चंद्रमुखी तुम्हारी बहू है, इसका गौना करा के अब इसे अपने घर ले जाओ। ठीक है माधव, मैं पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त दिखवाकर चंद्रमुखी को अपने घर ले जाऊंगा। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। गोविंद ने घर आकर अपनी पत्नी सुनीता को ये बात बताई। अजी, चंद्रमुखी तो बहुत बदसूरत है। पूरे गांव में उसकी बदसूरती के चर्चे हैं। कहते हैं कोई उसकी शक्ल देख ले सारा दिन खाना नसीब नहीं होता। आपने बचपन में ही उसकी शादी हमारे इकलौते बेटे अरुण से करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो जो हो गया सो हो गया। सच यही है कि चंद्रमुखी इस घर की बहू है। अब चंद्रमुखी को इस घर में आना ही होगा। गोविंद पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता है और उसका बेटा अरुण चंद्रमुखी का गौना कराकर उसे अपने घर ले आता है। लेकिन ना तो अरुण चंद्रमुखी को अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार था और ना ही सुनीता चंद्रमुखी को अपनी बहू। चंद्रमुखी अपने ससुराल में सारे काम करती। वो अपने मायके जाकर पिता की भी देखभाल करती, लेकिन उसकी सारी अच्छाइयों पर उसकी बदसूरती भारी पड़ रही थी। ससुराल में गोविंद के अलावा कोई भी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। मोहल्ले की औरतें भी चंद्रमुखी की बदसूरती को लेकर उसकी सास सुनीता को ताना मारा करती थी। अरे सुनीता, तुझे और कोई लड़की ना मिली अपने गोविंद के लिए? चंद्रमुखी तो कहीं से भी तेरे बेटे के लायक नहीं है। अरे भैया, पता नहीं कौन से जन्म के पाप हैं तुम लोगों के कि इस जन्म में इतनी बदसूरत बहू मिली है। एक हमारी बहू है, एकदम मैदे जैसी गोरी चिट्टी और खूबसूरत। घर में बिजली भी चली जाए तो अंधेरा नहीं होता। औरतों के ताने सुन सुनकर सुनीता और भी ज्यादा चंद्रमुखी के साथ बुरा व्यवहार करती। बदसूरत होने के कारण ससुराल में चंद्रमुखी की मुंह दिखाई भी नहीं हुई। बहू, तुम्हें हर वक्त पर्दे में रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारी बदसूरत शक्ल देखे। बेचारी चंद्रमुखी को हमेशा लंबे से घूंघट में ही रहना पड़ता था। ससुराल में चंद्रमुखी की हैसियत नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, लेकिन चंद्रमुखी उफ तक नहीं करती थी। चंद्रमुखी में एक बड़ी खूबी थी कि वो कामकाज करने में काफी फुर्तीली थी। वो बहुत जल्दी घर के सारे कामकाज निपटा लेती थी। माँ जी, घर के सारे काम तो हो गए, अब क्या करूं? अब क्या करेगी? मेरी छाती पर मूंग दलेगी क्या? अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे पास मत आया कर। सास की बुरी बुरी बातें सुनकर चंद्रमुखी वहां से जाने लगी। तभी सुनीता ने कहा, कहाँ जा रही है? अब शक्ल दिखाई दिया है तो जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। चंद्रमुखी बिना कुछ बोले सुनीता के पैर दबाने लगी। वो सुनीता और गोविंद की खूब सेवा भी करती, लेकिन इन सब का उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। चंद्रमुखी की बदसूरती उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी। एक दिन गोविंद के घर पर उसके बड़े भाई के यहाँ से शादी का न्योता आया। सुनीता, कल बड़े भैया के बेटे की शादी है। उन्होंने हम सबको शादी में बुलाया है। हमें सुबह ही वहां पहुंचना होगा। अरे, ये बात तो पहले बतानी थी ना। अब मैं कौन सी साड़ी पहनकर जाऊंगी? मुझे तो तैयारी करनी पड़ेगी। अब तो शाम होने वाली है, थोड़ी देर में बाजार की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। सुनीता शादी में जाने के लिए अपनी सब साड़ियों को अलमारी से निकालती है और देखने लगती है। ये पीली वाली बनारसी साड़ी पहनकर चली जाती हूँ। ये एकदम नई है, इसे मैंने अभी तक किसी शादी में नहीं पहना।
लेकिन इसका ब्लाउज तो अभी सिला हुआ नहीं है और कल ही मुझे शादी में भी जाना है। इतनी जल्दी ब्लाउज सिलकर कौन देगा? सुनीता अपने आप से ये सब कह रही थी कि तभी चंद्रमुखी भी वहां आ जाती है और सुनीता की बातें सुन लेती है। चंद्रमुखी बहुत अच्छी सिलाई करती थी। वो सुनीता से बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ब्लाउज 1 घंटे में ही सिलकर तैयार कर दूंगी। अरे रहने दे, बड़ी आई ब्लाउज सिलने, तुझसे ना हो पाएगा। तू तो मेरा ब्लाउज भी अपनी शक्ल जैसी बना देगी। नहीं माँ जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं 1 घंटे में ये ब्लाउज सिलकर आपको दे दूंगी। मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आती है। मैं बहुत जल्दी कपड़े सिल लेती हूँ। शादी से पहले अपने और बाबा के कपड़े मैं ही सिलती थी। चंद्रमुखी के बार बार कहने पर सुनीता ने अपना ब्लाउज सिलने के लिए उसे दे दिया। चंद्रमुखी ने सच में 1 घंटे से भी पहले वो ब्लाउज बहुत अच्छे डिजाइन में सिलकर तैयार कर दिया। माँ जी ये लीजिए, आपका ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। सुनीता उस ब्लाउज को देखकर हैरान रह गई। अरे वाह, तूने तो सचमुच में इस ब्लाउज को सिल दिया। और वो भी इतना सुंदर डिजाइन में। दूसरे दिन घर के सभी सदस्य शादी में चले जाते हैं, लेकिन बदसूरत होने के कारण वे चंद्रमुखी को अपने साथ नहीं ले जाते। बेचारी चंद्रमुखी घर में अकेली रह जाती है। अब मैं क्या करूं? सब लोग तो शादी में चले गए, मैं सारा दिन क्या करूंगी? तभी चंद्रमुखी को याद आया कि उसके पास एक लहंगे का कपड़ा पड़ा हुआ था जिसे उसने शादी से पहले खरीद कर रखा था। क्यों ना आज उस लहंगे को सिलकर अपने लिए एक लहंगा तैयार कर लूं। इससे मेरे लिए एक नई ड्रेस भी सिल जाएगी और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। चंद्रमुखी अपने बक्से में से एक बहुत ही साधारण सा लहंगे का कपड़ा निकालती है और अपनी सिलाई मशीन पर उस लहंगे को सिलने लग जाती है। चंद्रमुखी तो हर काम बड़ी फुर्ती से करती थी, इसलिए उसने लहंगा भी बड़ी फुर्ती से सिलकर तैयार कर लिया। बस कुछ ही घंटों में उसका साधारण सा लहंगा सिलकर तैयार था, लेकिन चंद्रमुखी ने उसकी डिजाइन इतनी खूबसूरत रखी कि बनने के बाद वो लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर चंद्रमुखी बहुत खुश हो गई। ये लहंगा कितना सुंदर बन गया है, क्यों ना मैं इसे पहनकर देखूं। चंद्रमुखी ने उस लहंगे को पहना और जब वो आईने के सामने गई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आईने में उसकी शक्ल बला की खूबसूरत किसी परी जैसी लग रही थी। ये देखकर चंद्रमुखी मन ही मन सोचती है, ये आईने में कौन है? क्या ये मैं ही हूं? लेकिन मैं तो इतनी बदसूरत थी, फिर मैं इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही हूं? फिर चंद्रमुखी ने उस लहंगे को उतार दिया और साधारण से कपड़े पहनकर आईने के सामने गई तो उसने देखा कि वो तो पहले की तरह ही बदसूरत है। चंद्रमुखी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो बार बार उस लहंगे को पहनती और जब आईने के सामने जाती तो बहुत खूबसूरत दिखने लगती, और जब वो उस लहंगे को उतार कर साधारण कपड़े पहनकर आईने के सामने जाती तो वो पहले की तरह बदसूरत दिखाई देती। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कैसा चमत्कार है? कहीं इस लहंगे में तो कोई जादू नहीं? तभी लहंगे में से आवाज आई, चंद्रमुखी, मैं एक जादुई लहंगा हूँ, इसीलिए मुझे पहनने के बाद तुम खूबसूरत दिखाई देती हो। ये लहंगे का कपड़ा परीलोक में रहने वाली चंदा परी ने बनवाया था। वो इससे अपनी दासी के लिए लहंगा सिलवाने वाली थी, लेकिन तभी उसके हाथ से छूटकर ये कपड़ा पृथ्वीलोक पर गिर गया था। तभी चंद्रमुखी को याद आता है कि ये लहंगे का कपड़ा तो उसे कचरे के ढेर में गिरा हुआ मिला था, जिसे उठाकर वो अपने साथ ले आई थी। लहंगे की बात सुनकर चंद्रमुखी सोचती है कि परी ना सही, परी की दासी ही सही। अगर परी की दासी इतनी खूबसूरत होती है तो परी कितनी खूबसूरत होती होगी। वो बहुत खुश हो जाती है और लहंगे से कहती है, ए जादुई लहंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं साधारण कपड़ों में भी उतनी ही खूबसूरत दिखूं जितना मैं इस लहंगे को पहनकर खूबसूरत दिखती हूँ? अब मैं हर समय ये लहंगा पहनकर तो नहीं रह सकती ना? हाँ चंद्रमुखी, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस लहंगे को सबकी नजर से बचाकर रखना होगा। किसी को भी इस जादुई लहंगे का राज पता नहीं चलना चाहिए। और रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुम इस लहंगे को देखना। इस लहंगे को देखने भर से तुम दिन भर खूबसूरत दिखाई दोगी। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन तुमने इस लहंगे को नहीं देखा उस दिन तुम पहले की तरह बदसूरत दिखने लगोगी। हाँ जादुई लहंगे, मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हें ही देखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
अब चंद्रमुखी की खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसने उस जादुई लहंगे को छिपाकर एक संदूक में रख दिया। रात में जब उसके ससुराल वाले शादी से लौटकर वापस घर आए तो चंद्रमुखी ने दरवाजा खोला। उसे देखकर उसके ससुराल वालों को पहले तो लगा कि कोई अप्सरा स्वर्गलोक से उतरकर सीधे उनके घर आ गई है। चंद्रमुखी की सास सुनीता बोली, अरे तुम कौन हो? हम तो अपने घर में हमारी बहू चंद्रमुखी को छोड़कर गए थे। माँ जी, मैं आपकी बहू चंद्रमुखी ही हूँ। चंद्रमुखी को देखकर गोविंद और अरुण भी चौंक गए। लेकिन तुम चंद्रमुखी कैसे हो सकती हो? चंद्रमुखी तो बहुत बदसूरत है और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैं ही चंद्रमुखी हूँ। मैं अब पहले की तरह बदसूरत नहीं रही। मेरा रूप रंग बदल चुका है। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। चंद्रमुखी ने किसी को भी जादुई लहंगे वाली बात नहीं बताई। अब जो भी हो, चंद्रमुखी के ससुराल वाले इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बहू एक ही दिन में बदसूरत से खूबसूरत हो गई। लेकिन फिर भी वे सभी खुश थे कि चंद्रमुखी अब बदसूरत नहीं रही। चंद्रमुखी को सब प्यार करने लगे। सुनीता ने पूरे मोहल्ले की औरतों को अपने घर दावत पर बुलाया और उस दिन पहली बार चंद्रमुखी की मुंह दिख नहीं हुई। बहू, अब तुझे पर्दे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे मोहल्ले में तो क्या, पूरे शहर में मेरी बहू सबसे खूबसूरत है। अरुण तो उसे अब पलकों पर बिठा कर रखता। चंद्रमुखी रोज सुबह सबके उठने से पहले उठ जाती और संदूक खोलकर अपने जादुई लहंगे को देखती। इस तरह से जादुई लहंगे के चमत्कार के कारण चंद्रमुखी बदसूरत से खूबसूरत बन गई और उसे अपने ससुराल वालों का प्यार भी मिलने लगा था।